हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है क्लास में। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका की नदियों को कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख झीलों के बारे में स्टडी करेंगे। और इसकी पिछली क्लासें अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने पूरे का पूरा फिजिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट करवा दिया। तो ये नॉर्थ अमेरिका की लगभग लास्ट क्लास होगी और उसके बाद हम अगले कॉन्टिनेंट पर जाएंगे, साउथ अमेरिका। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे लेक्स के अंदर कि कौन कौन सी लेक्स हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो यहाँ पर पहले एक चीज समझ लें कि जो उत्तरी अमेरिका के अंदर झीलें मिलती हैं, इन झीलों को दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक तो यहाँ पर आपको एक लेक्स का पूरा ग्रुप मिलता है। यहाँ पर जाएंगे तो कुछ लेक्स का ग्रुप मिलता है इस जगह पर, और कुछ लेक्स आपको यहाँ पर मिलती हैं जो एटलस में भी इस मैप में शो नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर कुछ झीलें हैं, उन झीलों को पढ़ना होता है। और एक ये पूरे का पूरा जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इन झीलों को पढ़ना होता है। उसके अलावा कुछ छोटी मोटी झीलें मिलती है, जैसे अभी हमने यहाँ पर एक लेक मीड आपको पढ़ाया था, पोवेल झील के बारे में हमने पढ़ा था, सॉल्ट लेक वगैरह है। तो कुछ छोटी छोटी झीलें हैं। यहां पर जो झीलें मिलती हैं इनको कहते हैं कनेडियन लेक्स, कनेडियन ग्लेशियल लेक, कनेडियन हिमानीकृत झीलें, मतलब जिनका निर्माण हिम युग में हुआ था, इसलिए कनेडियन ग्लेशियल लेक के नाम से पढ़ते हैं। और यहां पर जो ग्रुप मिलता है 5 झीलों का, इनको कहा जाता है ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें। तो 5 ग्रेट लेक्स का एक ग्रुप मिलता है। तो दो ग्रुप हमें कवर करने हैं, एक कनेडियन ग्लेशियल लेक और दूसरा 5 ग्रेट लेक्स। और उसके अलावा कुछ एक दो छोटी मोटी झील के बारे में हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कनेडियन ग्लेशियर रेजिड्यू लेक। ठीक है, हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं। इसको कनेडियन को तो कनेडियन ही लिखेंगे, कनेडियन हिमानीकृत अवशिष्ट झीलें। तो यहां पर यह माना जाता है कि इन सारी झीलों का जो निर्माण हुआ है, कनाडा के अंदर अगर जाओगे तो यहां पर आपको 5 झीलें, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। तो ये 5 झीलें हमें यहां पर क्रम से दिखाई देती हैं, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। तो माना जाता है कि इन सारी झीलों का जो निर्माण हुआ है वो ग्लेशिएशन से हुआ है, मतलब हिम युग में इन चीजों का निर्माण हुआ था। पूरी पृथ्वी पर हिम युग की अगर हम बात करते हैं तो एक हिम युग हम पढ़ते हैं यहाँ पर प्लिस्टोसीन काल का। तो प्लिस्टोसीन में जब हिम युग यहाँ पर आया था, जो नॉर्थ के सोर्स से आया था, मतलब उत्तरी ध्रुव की जो बर्फ थी वो आगे की ओर बढ़ती है, और उसी प्रकार एक जो हम दक्षिण में पढ़ते हैं कार्बोनिफेरस के आसपास का, वो दक्षिणी स्रोतों से हुआ था। तो ये नॉर्थ के सोर्स से आया था, नॉर्थ पोल के सोर्स से बना था, जिसका नाम था प्लिस्टोसीन। तो प्लिस्टोसीन में जो ग्लेशिएशन हुआ था, तो ग्लेशिएशन होने के कारण यहाँ पर क्या था, एक बड़ा जो एरिया था पानी का, ये पूरे क्षेत्र में बर्फ का जमाव होता है, पूरे के पूरी आइस फ्रीज हो जाती है। फ्रीज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर वजन बढ़ता है और फिर उसके बाद मेल्ट होता है। तो कंटिन्यू यहाँ पर 2-3 टाइम पीरियड में कूलिंग होने के कारण, जैसे किसी भी चीज को पेज से दबाते जाओगे, कभी प्रेशर रिलीज होगा, कभी प्रेशर पड़ेगा, कभी प्रेशर रिलीज होगा, कभी प्रेशर पड़ेगा। तो इस कारण लैंड पर क्या होगा, एक क्रैक का फॉर्मेशन हो गया। तो एक दरार बनने के कारण वही ग्लेशियर मेल्ट होकर इन्हीं झीलों के अंदर समाहित हो गए। इसलिए यहां पर आप देखोगे तो इन झीलों का पूरा जो क्रम है वो एक लाइन में ही मिलता है। इसलिए इनका निर्माण इस ग्लेशिएशन से बने फॉल्ट के कारण हुआ था, इसलिए। और अवशेष बचे हुए हैं, तो ग्लेशिएशन के यहाँ पर अवशेष बचे हुए, इसलिए इन झीलों को कनेडियन ग्लेशियल रेजिड्यू लेक के नाम से जाना जाता है, जिनमें 5 झीलें मिलती हैं। पहली झील का नाम है बियर, स्लेव, तीसरी अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। तो 5 झीलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम याद रखना। अगर आप इस सीक्वेंस में याद रखोगे तो बियर, फिर स्लेव, फिर अथाबास्का, फिर रेंडियर, और उसके बाद लास्ट में जो मिलती है वो है विनीपेग। तो ये 5 झीलें क्रम से याद रखेंगे। बियर कई बार 5 ग्रेट लेक्स के साथ इनको चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि ग्रेट शब्द लिखे हुए हैं तो कई बार हमें लगता है कि ये ग्रेट लेक्स के पार्ट है, लेकिन ये ग्रेट लेक्स के पार्ट नहीं है। ग्रेट शब्द जरूर यूज किया गया, लेकिन ग्रेट लेक्स का पार्ट नहीं है। तो बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। तो यहां पर आप देखोगे तो यहां पर क्रम से आपको सारी झीलें दिखाई दे जाएंगी। तो इस जगह पर सबसे पहले जो झील आपको मिलेगी उसका नाम है ग्रेट बियर।
इसी ग्रेट बियर की अगर हम बात करेंगे तो यहां से एक सर्किल पास आउट होता है जिसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक ओशियन है तो यहां से क्या पास आउट हो जाता है, आर्कटिक सर्किल पास आउट होता है जिसका नंबर होता है लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ। तो 66.5 डिग्री नॉर्थ जो सर्किल है वो कहां से पास आउट होता है, इसी बियर लेक से पास आउट होता है। बियर के बाद जो दूसरी झील मिलती है उसको कहते हैं स्लेव। तो पहली लेक का नाम है बियर, दूसरी है स्लेव, और स्लेव के नीचे जो तीसरी झील मिलती है उसको कहते हैं अथाबास्का। तो तीसरी झील का नाम क्या है, अथाबास्का। और उसके बाद जो चौथे नंबर पर झील मिलती है उसको कहते हैं रेंडियर, ये वाली लेक रेंडियर। और उसके बाद जो लास्ट जो 5वें नंबर पर जो हमें झील दिखाई दे रही है इसको कहते हैं विनीपेग झील। तो ये 5 झीलें उत्तर से दक्षिण के क्रम में याद रखना, बियर, स्लेव, अथाबास्का, रेंडियर और विनीपेग। विनीपेग पर आपसे स्पेशली क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि विनीपेग कनाडा के जिस प्रांत में स्थित है उसका नाम है मैनीटोबा। अब आप कहेंगे सर सभी प्रांतों की स्टेट याद रखनी पड़ेंगे हमें, नहीं, केवल विनीपेग का स्टेट हमें याद होना चाहिए कि विनीपेग कनाडा के किस स्टेट में लोकेटेड है, मैनीटोबा स्टेट या प्रोविंस में लोकेटेड है। अब मैनीटोबा को क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी मैनीटोबा प्रोविंस की कैपिटल का नाम है विनीपेग। तो यहां पर इसी जगह पर, तो इसी लेक के इस हिस्से पर जाएंगे तो यहीं पर आपको इसकी कैपिटल मिल जाती है। इस कैपिटल का नाम है विनीपेग, और ये विनीपेग क्या है, जो मैनीटोबा है, मैनीटोबा प्रांत। तो कनाडा के मैनीटोबा प्रांत की राजधानी का नाम क्या है, विनीपेग, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। अब विनीपेग क्यों इंपोर्टेंट है, तो विनीपेग किस झील के तट पर स्थित है, विनीपेग झील के तट पर स्थित है, जो विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी या मार्केट के लिए फेमस है। तो इसलिए ये विनीपेग इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मंडी के लिए फेमस है। तो यहां लिख भी सकते हैं। तो विनीपेग, तो विनीपेग लेक पर क्या मिलती है, विनीपेग सिटी मिलती है। और विनीपेग सिटी क्या है, कैपिटल ऑफ मैनीटोबा प्रांत। और ये किस चीज के लिए फेमस है, लार्जेस्ट व्हीट मार्केट इन द वर्ल्ड। तो विश्व में गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, तो किस चीज की मंडी है, ये गेहूं की सबसे बड़ी मंडी हमें कहां मिलती है, मैनीटोबा के अंदर मिलती है। और मैनीटोबा में भी कहां मिलती है, विनीपेग सिटी में मिलती है। और विनीपेग सिटी विनीपेग झील के तट पर स्थित है। तो इस तरीके से सारे पॉइंट आपको यहाँ पर लिंक करने हैं। तो ये कनाडा की 5 ग्रेट लेक्स के बारे में याद रखेंगे, सॉरी कैनेडियन ग्लेशियर लेक के बारे में याद रखेंगे। उसके बाद ये जो 5 जिले इनको कहा जाता है 5 ग्रेट लेक्स। तो आगे हम जो पढ़ेंगे वो है हमारी 5 ग्रेट लेक्स के बारे में। तो देखें जरा, तो 5 ग्रेट लेक्स की अगर हम बात करें तो ये जो एरिया हमें दिखाई देता है इसको कहते हैं 5 ग्रेट लेक्स या 5 महान झीलें। तो इन 5 महान झीलों में कौन कौन सी झीलें आती हैं, जैसे इसमें यहां पर हम शॉर्टकट में भी लिखते हैं सुपीरियर, यहां पर हुरन, यहां पर मिशिगन, और यहां पर एरी, और ये झील है ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हैं। इनमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में क्रम बताइए। क्षेत्रफल में क्रम का मतलब होता है कि कौन सी झील साइज में सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। दूसरा आपसे पूछा जाता है डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताइए। डायरेक्शन मतलब आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट में इसका डायरेक्शन बता सकते हैं कि सबसे पश्चिम में कौन सी झील है, सबसे पूर्व में कौन सी झील है। और कई बार क्वेश्चन जो आता है वो गहराई के अनुसार, डेप्थ के अनुसार भी पूछ लिया जाता है। तो कई बार डेप्थ के अनुसार भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी झील सबसे ज्यादा गहरी है, कौन सी सबसे कम गहरी है। तो तीनों क्वेश्चंस का आंसर हम यहां पर देखेंगे, टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं। तो क्षेत्रफल के अनुसार भी देखेंगे, डायरेक्शन के अनुसार भी देखेंगे, गहराई के अनुसार भी देखेंगे, और फिर एक एक झील की डिटेल से स्टडी भी करेंगे। तो पहले तो देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार इनका क्रम क्या है। तो क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम क्रम में जाते हैं तो ये इनका मिलता है क्षेत्रफल के अनुसार क्रम, ठीक है। तो इसमें क्षेत्रफल में मतलब है कि ये सबसे बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी है, और यहां पर जाएंगे तो ये सबसे छोटी हो जाएगी।
तो बड़े से छोटे की ओर का क्रम है, तो इसमें कौन सी झील कहां पर है, तो इस झील को कहा जाता है सुपीरियर। तो सबसे पहला नंबर आता है सुपीरियर झील का, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो हुरन का आता है, क्षेत्रफल में याद रखना हुरन का आता है, और तीसरा जो नंबर आता है वो मिशिगन का है, और चौथा जो नंबर आता है वो इरी झील का आएगा, और पांचवा जो नंबर आता है वो ओंटारियो का आता है। तो 5 ग्रेट लेक्स की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए तो हम कहेंगे सुपीरियर झील है, और 5 ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे छोटी झील का नाम क्या हो जाएगा, ओंटारियो। और अगर क्रम पूछा जाए तो पहला नंबर ये हो जाएगा, दूसरे पर हुरन, तीसरे पर मिशिगन, चौथे पर इरी और पांचवें नंबर पर ओंटारियो। कई बार इनका पश्चिम से पूर्व का क्रम पूछा जाता है, इस तरीके से क्रम पूछ लेता है कि पश्चिम से पूर्व दिशा में जाएंगे तो आपको क्या क्रम मिलता है, या हम पूर्व से पश्चिम दिशा में जाते हैं तो क्या क्रम मिलता है। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि अगर आप एक लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जाएं तो सबसे पहला जो नंबर आएगा, तो सबसे पहला नंबर आएगा वो सुपीरियर का आएगा। तो दिशा में सबसे पहली जो झील मिलेगी सुपीरियर, क्योंकि सुपीरियर यहीं से स्टार्ट हो जाएगी तो पहले सुपीरियर मिलेगी, और सुपीरियर के बाद जो दूसरा नंबर आएगा यहां पर, तो दूसरे नंबर पर अगर कोई झील आएगी तो वो हमारी मिशिगन आएगी, और तीसरे नंबर पर फिर सिंपल है, तीसरे नंबर पर हुरन आ जाएगी, चौथे नंबर पर फिर से इरी आ जाएगी, और पांचवें नंबर पर ओंटारियो आएगी। तो क्रम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है सुपीरियर, दूसरी है हुरन, तो इन्हीं दोनों झीलों का केवल क्रम याद होता है। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ी सुपीरियर, दूसरी हुरन, लेकिन क्रम में अगर पश्चिम से पहले जाते हैं तो पहले सुपीरियर और उसके बाद मिशिगन आता है। तो मतलब इन दोनों झीलों का आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, क्षेत्रफल में हुरन पहले आएगी और डायरेक्शन में मिशिगन पहले आ जाएगी। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार क्रम पूछे, और अगर दिशा के अकॉर्डिंग क्रम पूछता है तो पहले सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर हुरन, फिर इरी, और उसके बाद क्या मिलेगी हमें, ओंटारियो झील मिलेगी। लेकिन अगर गहराई के अनुसार अगर आपसे क्रम पूछ रहे कि डेप्थ के अनुसार क्रम आता है, तो अगर गहराई में आपसे पूछता है तो गहराई का क्रम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सारी झीलों की डेप्थ आपको दिखाई गई है। तो जैसे सुपीरियर, ये पूरे का पूरा याद रखना एक हाईलैंड एरिया है, काफी ज्यादा ऊंचा क्षेत्र है। तो इसमें अगर आप डेप्थ देखोगे तो यहाँ पर ऊंचाई 600 मीटर, और यहां से आपकी डेप्थ शो की गई है, यहाँ पर डेप्थ दी गई 1330 मीटर, और उसके अलावा हुरन झील की है 923 किलोमीटर, इरी झील की 210 मीटर दी गई है, और यहां पर आपकी ओंटारियो की 802 मीटर दी गई है, और इसमें एक झील गायब है आपकी, कौन सी, मिशिगन। सुपीरियर, अच्छा मिशिगन अलग से कट जाती तो उसको नहीं काउंट किया गया है, लेकिन फिर भी हम लिख सकते हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा जो डेप्थ मिलेगी वो सुपीरियर की आएगी, सुपीरियर सबसे ज्यादा गहरी झील है। और दूसरा लास्ट याद रख लो, फर्स्ट एंड लास्ट, और सबसे जो कम गहरी झील मिलती है वो कौन सी है, इरी झील। तो सबसे कम गहरी झील कौन सी, इरी झील। और सबसे अच्छा, ये मिशिगन का दिया हुआ, इसी के साथ ये दिया हुआ 930, और ये हुरन का यहां पर दिया हुआ है। तो पूरा क्रम भी लिख सकते हो आप। तो पहला सुपीरियर का नंबर आएगा, दूसरा नंबर आप देखोगे तो 1330 फीट इसकी है, 1330 के बाद अगर ज्यादा गहराई आ रही है तो वो मिशिगन की आ रही है। तो दूसरे नंबर पर आप मिशिगन को याद रख सकते हो। तीसरे नंबर पर अगर हम जाएंगे तो थर्ड नंबर पर आपका हुरन ही आ जाएगा, थर्ड नंबर पर आ जाएगी हुरन, और चौथे पर आ जाएगी आपकी ओंटारियो, नहीं ओंटारियो यहां पहले आएगी, सभी की जरूरत नहीं है वैसे, हाँ। तो फर्स्ट और लास्ट याद रख लेना, ओंटारियो, और ओंटारियो के बाद आपका लिख लेंगे हम हुरन, और हुरन के बाद सबसे लास्ट में याद रखेंगे इरी झील। तो ये पूरे का पूरा देखो आप डायग्राम में देखो, हाईलैंड एरिया है। तो सुपीरियर झील का पानी कनेक्ट करता है किसके साथ, हुरन झील के साथ, और हुरन का कनेक्ट कर जाता है किसके साथ, मिशिगन झील के साथ, और हुरन से आगे जाते हैं तो डायरेक्ट वाटर आपका कनेक्ट करता है इरी झील के साथ। तो ये लगभग
ये दोनों की ऊंचाई देखोगे लगभग, डेप्थ कम है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा ऊंचाई पर है। और इरी झील जो है, इरी के बाद जो ओंटारियो झील है, यहां से पानी काफी ज्यादा नीचे है। तो यहां से अगर मतलब है कि अगर पानी इस डायरेक्शन में चलेगा तो पानी सुपीरियर झील से हुरन मिशिगन में जाएगा, हुरन मिशिगन से इरी में जाएगा, इरी से पानी हमारा ओंटारियो झील में जाएगा, और ओंटारियो से याद होगा यहां पर मैंने सेंट लॉरेंस नदी पढ़ाई थी, तो सेंट लॉरेंस नदी से पानी हमारा समुद्र के अंदर चला जाएगा, और यहां पर है आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी। इसलिए मैंने बोला था कि ये इनलैंड वाटरवे में पूरे का पूरा कार्य करता है। तो ये हमारी 5 झीलें, सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और हुरन। तो यहां पर आप देखेंगे कि ऊपर का जो बेल्ट है, याद रखना इन झीलों का यहां से अगर आप बॉर्डर डिसाइड करें तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से ये लेक्स डिवाइड हो जाती हैं। तो ये झीलों की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर का जो बेल्ट है वो कनाडा के पास में है, और नीचे का जो बेल्ट है वो यूएस के पास में है। कनाडा का ओंटारियो स्टेट ही यहां पर सभी को टच करती है, लेकिन यूएस में जाएंगे तो यूएसए का विस्कॉन्सिन इसको टच करता है, मिनियोपोलिस इसको टच करता है, इलिनॉइस टच कर जाता है, इंडियाना टच करता है, मिशिगन टच कर जाता है, ओहियो टच कर जाता है, पेंसिल्वानिया टच कर जाता है, और इधर से न्यूयॉर्क भी टच करता है। तो यूएसए की बहुत सारी स्टेट इन 5 ग्रेट लेक्स को टच करती हैं। कनाडा में लगभग 1-2 स्टेट ही है जो इसको टच कर पाती हैं। हालांकि आपको ये स्टेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज आपको यहां से समझ में आ जाएगी कि सुपीरियर लेक का जो बॉर्डर है वो कनाडा यूएस में है, इरी झील का जो बॉर्डर है वो कनाडा यूएस में है, इरी का भी कनाडा यूएस में है, ओंटारियो का भी कनाडा यूएस में, लेकिन मिशिगन झील पूरी तरीके से कहां पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। तो यहां पर इसको और याद रख लेना कि इसमें सुपीरियर और हुरन, ये तो दोनों झीलें हैं, सुपीरियर हुरन झील है, ये कनाडा और यूएसए में स्थित हैं, और इधर से ये दोनों झीलें हैं, ये भी कनाडा और यूएसए में स्थित हैं। मिशिगन झील केवल यूएसए में स्थित है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि 5 ग्रेट लेक्स की कौन सी झील है जो पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है, तो वो झील कौन सी है, मिशिगन झील। बाकी की चारों झीलें कनाडा और यूएसए के बॉर्डर में है, मिशिगन झील पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है। तो यहां तक की कहानी होगी। अब एक एक करके सारी झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे सुपीरियर झील के बारे में। तो देखते हैं यहां पर क्या क्या पॉइंट आते हैं। तो अगर हम सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील, क्योंकि ये सारी की सारी झीलें काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसको हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अगर इस सुपीरियर झील की बात करें तो सुपीरियर झील जिस क्षेत्र में स्थित है उस पूरे बेल्ट को कहा जाता है सुपीरियर हाईलैंड, सुपीरियर उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और इसी सुपीरियर उच्च भूमि के अंदर 2 प्रमुख श्रेणियां मिलती हैं, एक को कहते हैं मेसाबी और एक को कहते हैं मार्कवित। तो इसी झील के क्षेत्र के आसपास में ही हमें सुपीरियर झील भी पढ़ना है, उसके आसपास का बेल्ट भी पढ़ेंगे। तो सुपीरियर झील के आसपास का जो बेल्ट है जिसको सुपीरियर हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, तो इस सुपीरियर हाईलैंड में बहुत सारी रेंज मिलती है, जिसमें 2 रेंज आप खासतौर पर याद रखेंगे, एक मेसाबी रेंज और एक मार्कवेत रेंज। इन दोनों रेंज की अगर हम बात करें तो ये दोनों की दोनों श्रेणियां आयरन डिपॉजिट के लिए फेमस हैं। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या मिलता है, लोह खनिज यहां पर सबसे ज्यादा मिल जाता है। तो ये एक तरीके से माइनिंग एरिया भी, टोटल 7-8 माइनिंग यहां पर सुपीरियर हाईलैंड में मिलती है। लेकिन अभी मार्कवेत और मेसाबी 2 रेंज है जो यहां पर अभी पूरी तरीके से एक्टिव है। तो स्वाभाविक है कि अगर ये पूरे का पूरा सुपीरियर हाईलैंड है, ये यूएस में आयरन डिपॉजिट का सबसे बड़ा बेल्ट भी है। और अगर आयरन यहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है तो आयरन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट भी यहां पर हुआ होगा। इसी झील के इस जगह पर जाएंगे तो एक शहर आपको मिलेगा डुलुथ, यूएसए वाली साइड में। देखो जब हम नीचे लिखेंगे तो समझ लेना यूएसए में आ रहा है, ऊपर लिखेंगे तो समझ लेना कनाडा का पार्ट है। तो इसी सुपीरियर झील के तट पर आप एटलस में देखोगे मिल जाएगा। ये रेंज आपको एटलस में नहीं मिलेंगी, तो आपको डुलुथ मिल जाएगा। अब आपको याद रखना है कि डुलुथ किस चीज के लिए फेमस होगा, तो डुलुथ हमारा यहां पर फेमस होगा आयरन इंडस्ट्री के लिए।
तो आयरन इंडस्ट्री में फेमस होने का कारण क्या है? इस सुपीरियर हाईलैंड में पाए जाने वाले आयरन के सबसे बड़े भंडार। तो लौह भंडारों के कारण डुलुथ में आयरन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा यहां पर अगर आप देखोगे, यहां से ये झील एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। इस जगह पर देखेंगे, यहां पर झीलें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। यहां पर एक नहर है जिसको कहते हैं सू नहर। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो सुपीरियर लेक है, ये हो गई हमारी सुपीरियर, और सुपीरियर के नीचे ये जो लेक है इसका नाम है हुरन। तो सुपीरियर लेक को हुरन लेक के साथ कौन कनेक्ट करता है? तो यहां पर आंसर आता है हमारा कि सू नहर सुपीरियर झील को हुरन झील के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो एक सू नहर याद रखेंगे, दोनों को कनेक्ट करती है। और इसी नहर के तट पर कनाडा की साइड में एक बंदरगाह बना हुआ जिसका नाम है सॉल्ट सेंट मैरी। सॉल्ट करके यहां पर भी एक छोटी सी नहर मिल जाती है, देखिए सू नहर इंपोर्टेंट याद रखना। तो सू नहर के तट पर कनाडा का एक बंदरगाह स्थित है जो इसी नहर का बंदरगाह है जिसका नाम है सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। तो ये जो मैरी पोर्ट है ये कहां पर स्थित है? हम कहेंगे कनाडा में स्थित है। तो पहली चीज तो सुपीरियर हाईलैंड याद रखेंगे, डुलुथ याद रखेंगे, कनेक्टिंग पॉइंट याद रखेंगे। अब सुपीरियर झील की विशेषता की अगर हम बात करें तो पूरे नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए तो वो है सुपीरियर लेक। तो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या? सुपीरियर झील। लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड सुपीरियर लेक। दूसरा, पूरे वर्ल्ड में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो उसमें भी आंसर किसका आता है? सुपीरियर झील का। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, सेकेंड लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड आफ्टर कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के बाद वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें भी आंसर क्या आता है? सुपीरियर लेक। तो वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी झील है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये 3-4 विशेषताएं इसकी याद रखेंगे। तो इसको एक बार कैसे लिखेंगे देखिए जरा। तो लोकेशन कहां पर है? कनाडा और यूएसए में है। इसी में जो सुपीरियर हाईलैंड है तो इसमें 2 श्रेणियां मिलती है, एक मिसाबी रेंज हमने पढ़ा और दूसरा कौन सा था? मार्कवेत रेंज। ये दोनों ही रेंज आयरन डिपॉजिट के लिए फेमस है। आयरन डिपॉजिट में फेमस होने के कारण जो डुलुथ है यूएसए में, इस डुलुथ में क्या है? आयरन इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। तो आयरन इंडस्ट्री का डुलुथ में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट क्यों हुआ? क्योंकि इस क्षेत्र में मिसाबी और मार्कवेत जैसी श्रेणियां जो आयरन डिपॉजिट के लिए वर्ल्ड फेमस है। और ये आयरन डिपॉजिट का सबसे बड़ा बेल्ट है, याद रखना, यूएस का सबसे बड़ा बेल्ट। इसके अलावा सू नहर मैंने बताई, तो सू नहर किसको कनेक्ट करती है? तो कनेक्टेड सुपीरियर लेक टू हुरन लेक, और इसी पर क्या बना हुआ था? सॉल्ट सेंट मैरी पोर्ट। और ये पोर्ट किसका है? कनाडा का है। और फैक्ट्स की बात करें तो इसमें हमने 3 फैक्ट आपको बताए थे। तो पहला फैक्ट हम ये देख चुके थे, लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और थर्ड हमने पढ़ा था द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट लेक आफ्टर द कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने किसके बारे में? सुपीरियर लेक के बारे में। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो सुपीरियर लेक के सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक होती है सुपीरियर लेक। सुपीरियर, ये देखो यहां पर आपको रेंज देखेंगे, जैसे ये सुपीरियर लेक है तो उसके आसपास के क्षेत्र में ही आपको मिसाबी रेंज है। मिसाबी के पास में जाओगे यहां पर आपको मार्कवेत रेंज मिलेगी। ये 2 एक्टिव है, देखो लिखा हुआ है 2 एक्टिव माइंस लिखा हुआ है, यहां पर भी 7 एक्टिव माइंस लिखा हुआ है। बाकी सब जगह देखेंगे तो जैसे वेरमिलन रेंज है ये इनएक्टिव है, ठीक है। गनफील्ड रेंज है, गनफ्लिंट रेंज है, ये भी इनएक्टिव है, ठीक है। इसके अलावा आपके गॉगबिक रेंज है, ये भी इनएक्टिव है। और डुलुथ आप देखोगे तो इसी झील के तट पर आपको डुलुथ भी मिल रहा है, ये आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इसके बाद हम पढ़ते हैं हुरन लेक। तो सुपीरियर लेक के बाद जो दूसरी झील मिलती है, तो यहां पर थी हमारी सुपीरियर के नीचे मिल जाती हुरन लेक, और इसके इधर है मिशिगन। तो सुपीरियर और हुरन जिस नहर से कनेक्ट होती थी वो थी सू नहर। और इसमें
कोई खास याद नहीं रखना, तो हुरन झील के उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर एक शहर दिया हुआ जिसका नाम है सडबरी। तो ये सडबरी निकल प्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा फेमस है। तो सडबरी कनाडा में आएगा, उत्तर के तट पर है, तो निकल प्रोडक्शन यहाँ पर आता है। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे कि ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। इसमें कौन सा शहर है? सडबरी, जो कहां पर है? कनाडा में। और किसके लिए फेमस है? निकल प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है। और इसकी विशेषता क्या है कि सेकंड लार्जेस्ट लेक आफ्टर सुपीरियर। तो सुपीरियर झील के बाद क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर हाईलैंड की दूसरी सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? हुरन झील। तो इसमें ज्यादा नहीं है, एक दो पॉइंट याद रखेंगे। इरी झील की अगर हम बात करें तो ये भी कहां पर स्थित थी? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है, यहां पर आपको मिल जाती है। तो ये इरी झील का बेल्ट आपको मिल जाता है। इरी झील के ऊपर आपको मिल जाती है ओंटारियो लेक। यहां पर थोड़ी सी याद रखना कि इरी झील की अगर हम बात करें तो इरी झील जब ओंटारियो झील से कनेक्ट होती है, याद होगा कि मैंने यहाँ पर आपको जो पहला डेप्थ वाला डायग्राम देखा तो उसमें इरी झील का पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है और ओंटारियो झील में जाकर गिरता है। मतलब ये जो इरी झील है ये ऊंचाई पर है और जो ओंटारियो झील है वो नीचे है। तो यहां से पानी इस तरीके से नीचे गिरेगा। तो यहां पर क्या होता है कि दो तीन चीजें यहां समझ लेना अच्छे से। तो यहां पर तो एक तो कैनाल बनाई गई पूरी की पूरी, यहां पर आप देख रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी नहर बनाई गई है। तो ये नहर क्या करती है? तो इसमें एक अंडर इस तरीके से यहां से नहर बनाई गई है। तो जो नीचा नीचा क्षेत्र, देखो यहां पर ऊंचाई काफी, यहां से पानी ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन उससे पहले ही कि पानी ऊपर से नीचे गिरने से पहले ही जहां पर इनका क्षेत्र समतल मिलता है दोनों झीलों का पीछे साइड का एरिया, वहां पर एक नहर बना दी गई, वेल लैंड कैनाल। तो वेल लैंड नहर अगर आपसे पूछा जाए तो किसको कनेक्ट करती है, तो हम कहेंगे इरी झील को ओंटारियो लेक से कनेक्ट करती है। और यहीं पर जब इरी झील का पानी ओंटारियो लेक में गिरता है तो यहां पर एक रिवर का फॉर्मेशन होता है। इस रिवर को कहा जाता है न्याग्रा। तो यहां पर ये जो नदी का पानी जब यहां से गिरता है, तो नदी का पानी जब यहां से होता हुआ इस सागर के अगली झील के अंदर गिरता है, तो यहां पर जो नाम हमें मिलता है उसको कहते हैं न्याग्रा रिवर। और इसी न्याग्रा रिवर पर ही इस पर क्या बना हुआ है? एक सबसे बड़ा जलप्रपात नॉर्थ अमेरिका में जिसको कहते हैं न्याग्रा वाटरफॉल, आपको इस नदी पर मिल जाएगा। तो न्याग्रा वाटरफॉल कई लोग ये पढ़ लेते हैं कि वेटलैंड कैनाल पर स्थित है, तो वेटलैंड कैनाल पर ये स्थित नहीं है। न्याग्रा वाटरफॉल न्याग्रा नदी पर ही स्थित है, जो लगभग यूएस और कनाडा के बॉर्डर की नदी है। तो सबसे पहले तो इसमें याद रखेंगे डेट्रॉइट। तो डेट्रॉइट कहां पर स्थित है? तो डेट्रॉइट की बात करेंगे तो इरी झील के दक्षिणी तट पर यहां पर आपको डेट्रॉइट मिल जाएगा। और डेट्रॉइट का नाम आपने सुना होगा जहां पर भी ऑटोमोबाइल की बात आती है। तो जहां पर भी ऑटोमोबाइल्स की बात आती है तो उसमें पहला नंबर किसका आता है? डेट्रॉइट का। तो ऑटोमोबाइल्स मतलब जो स्पोर्ट्स आपका गाड़ी वगैरह के जो सामान वगैरह आते हैं ऑटोमोबाइल्स के नाम से इनके दुकानें देखो कि ऑटोमोबाइल्स जैसे स्पेयर पार्ट्स वगैरह के दुकान आते हैं, वो सारे ऑटोमोबाइल्स में आते हैं। तो वर्ल्ड में ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स का सबसे बड़ा प्रोडक्शन एरिया कहां पर है? डेट्रॉइट में, जो इरी झील के तट पर स्थित है, यूएसए में स्थित है। जैसे भारत का डेट्रॉइट, फलाने देश का डेट्रॉइट, ढिकान इटली का डेट्रॉइट, पेरिस का डेट्रॉइट। तो ऐसे अलग अलग देशों में जहां पर भी ऑटोमोबाइल्स मिलता है वहां पर डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है। तो डेट्रॉइट कहां पर स्थित है? तो ये इरी झील के तट पर स्थित है, यूएसए वाले क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखेंगे वर्ल्ड फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। दूसरा जो पॉइंट इसमें याद रखना है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे इसमें वेललैंड कैनाल के बारे में, ये जो हम देख चुके हैं। तो वेललैंड कैनाल तो ये क्या करती है? कनेक्ट टू इरी लेक टू ओंटारियो लेक। तो ये इरी और ओंटारियो लेक को कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसी में हमें क्या मिल जाता है? तीसरा पॉइंट आप न्याग्रा रिवर याद रख सकते हैं। और इसी न्याग्रा रिवर पर क्या बना हुआ है? न्याग्रा वाटरफॉल बना हुआ है, जो किस पर है? नीचे लिखा हुआ है न्याग्रा नदी पर, कहीं भी लिख लो। तो इस तरीके से आपका इरी झील पर एक पॉइंट याद रखना, डेट्रॉइट खास तौर पर याद रखना, इरी झील के तट पर स्थित है। और इधर से वेललैंड नहर और यहां से आप न्याग्रा नदी के बारे में भी याद रखेंगे। इरी के बाद हमें मिलती है मिशिगन लेक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो समझो जरा। तो यहां पर जो लेक थी वो थी सुपीरियर, यहां पर थी हुरन, और यहां पर थी इरी, और यहां पर हमारी ओंटारियो।
ओंटारियो में अभी लास्ट में शायद हो सकता है आ जाए लेक, ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, नहीं तो लास्ट में 2 पॉइंट करवा दूंगा। यहां पर जो लेक मिलती है उसको कहते हैं मिशिगन लेक। तो मिशिगन की पहली विशेषता यह है कि ये झील पूरी तरीके से यूएसए में स्थित है और 5 ग्रेट लेक्स की तीसरी सबसे बड़ी झील है आफ्टर सुपीरियर एंड हुरन। तो पहला नंबर सुपीरियर का आता, दूसरा नंबर हुरन का आता और तीसरा नंबर किसका आएगा? मिशिगन का आएगा। इसी मिशिगन झील के तट पर 3 शहर बने हुए हैं। तो इन 3 शहरों की बात करें तो इन शहरों में एक का नाम है कैरी, आप एटलस में देखोगे मिल जाएगा। एक का नाम है शिकागो और इसका नाम है मिलवाईकी। तो 3 शहर बने हुए हैं किस पर? गैरी, शिकागो और मिलवाईकी किस झील के तट पर स्थित हैं? मिशिगन झील के तट पर स्थित है। इन तीनों शहरों की बात करें तो गैरी से शिकागो तक का एक बेल्ट बनता है और एक बेल्ट शिकागो से मिलवाईकी तक का बनता है। गैरी से शिकागो तक के बेल्ट की अगर हम बात करें तो ये आयरन के लिए फेमस है। तो यहां पर क्या है? आयरन डिपॉजिट काफी ज्यादा मिलता है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सुपीरियर हाईलैंड के बाद आयरन का दूसरा सबसे बड़ा बेल्ट यहां पर गैरी से शिकागो के बीच में ही मिलता है। और शिकागो से मिलवाईकी तक के बेल्ट की बात करते हो तो ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट या आप ये कह सकते हैं इंडस्ट्री लिख सकते हो सीधा सीधा। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। इंडस्ट्री का मतलब है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो इंप्लीमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह या और भी जो भी इंस्ट्रूमेंट है, हैरो, कल्टीवेटर, ये सारी की सारी मशीनें जो टूल्स हैं वो सारे के सारे शिकागो से मिलवाईकी तक हमें मिल जाते हैं। और फिर स्पेशली हम शिकागो के बारे में कुछ बात करेंगे। तो शिकागो यहाँ पर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वामी विवेकानंद का धर्म सम्मेलन यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, ठीक है, और एनिमल हस्बेंड्री वगैरह के लिए फेमस है। तो इस तरीके से कुछ बातें हम मिशिगन झील के बारे में याद रखेंगे। तो मिशिगन झील में याद रखेंगे तो पहली चीज तो ये पूरी तरीके से कहां पर स्थित है? यूएस में स्थित है। 3 सिटी इस पर मिलती हैं, गैरी, शिकागो और मिलवाईकी। गैरी से शिकागो तक का जो बेल्ट है वो कोल और आयरन के लिए फेमस है। मैंने आयरन बताया हुआ था, कोल भी यहां पर मिल जाएगा। और ये सेकंड लार्जेस्ट बेल्ट ऑफ आयरन इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ा जो बेल्ट है वो सुपीरियर हाईलैंड था। तो आफ्टर सुपीरियर हाईलैंड गैरी से शिकागो तक का जो बेल्ट है वो दूसरा सबसे बड़ा बेल्ट है। अगर हम शिकागो से मिलवाईकी तक जाते हैं तो ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यहां इसको औजारों की मंडी भी कह देते हैं कई बार, ठीक है, इसको औजारों की मंडी कहा जाता है। तो औजारों की मंडी का मतलब, औजारों का मतलब है यहां पर जो औजार है वो एग्रीकल्चर से संबंधित औजार यहां पर हमें मिल जाते हैं। तो इसका मतलब ये पूरे का पूरा जो यूएस का बेल्ट है, गैरी, शिकागो, मिलवाईकी, ये मिनरल्स बेल्ट भी है और एग्रीकल्चर बेल्ट भी है। अब शिकागो की बात करेंगे तो शिकागो देखो कॉमन है। तो शिकागो इंडस्ट्रियल एरिया में भी आ रहा है और शिकागो आपका एग्रीकल्चर बेल्ट के अंतर्गत भी आ रहा है। देखो अगर यहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित इंस्ट्रूमेंट तैयार किए जा रहे हैं तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी वहीं पर डेवलप होकर यहाँ पर एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होगा। जैसे आज हम पंजाब, हरियाणा वगैरह में जाते हैं तो वहां पर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई सारे टेक्निकल, जहां टेक्नोलॉजिकल जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट है वो मिल जाते हैं, क्योंकि वो बेल्ट ही एग्रीकल्चर का है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एग्रीकल्चर भी और एग्रीकल्चर के इंस्ट्रूमेंट भी मिलते हैं और यहाँ पर कोल आयरन मिल रहा है तो स्वाभाविक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी यहाँ पर हुआ होगा। तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा किस शहर के ऊपर? शिकागो के ऊपर। इसलिए शिकागो को लेकर कुछ पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट याद रखना कि 3rd मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ यूएसए। तो यूएसए में जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा शहर है। तो अगर ये 3rd है तो 1st 2nd कौन होगा? तो 1st में आता है न्यूयॉर्क और 2nd में आपका वेस्टर्न कोस्ट पर स्थित है, क्लियर याद नहीं आ रहा, अभी देख लेना उसका। वेस्टर्न कोस्ट पर यूएसए के पश्चिमी तट पर एक शहर मिलता है, नाम दिमाग से निकल गया। तो तीसरा याद रखना कौन सा है? मोस्ट पॉपुलर सिटी, अभी याद आ जाएगा तो लिखा दूंगा। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे ट्रांसपोर्टिंग फोकस सेंटर, परिवहन का केंद्र बिंदु कहा जाता है इसको, फोकस केंद्र।
परिवहन का फोकस केंद्र, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है यहाँ पर सबसे ज्यादा रेलवे क्रॉस आउट होती हैं, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है, ट्रांसपोर्टिंग का बहुत बड़ा बेल्ट भी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या मिलता है, लार्जेस्ट रेलवे जंक्शन इन यूएसए। और इसके अलावा चौथा यहाँ पर ये एग्रीकल्चर और एनिमल दोनों के लिए फेमस है, क्योंकि एग्रीकल्चर होगा तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पर सबसे ज्यादा होगी। और एनिमल है तो यहाँ पर पशुपालन जो किया जाता है वो मीट के उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर जो पशुपालन है वो पशुपालन, याद रखना कि ठीक है, तो यहाँ पर जो पशुपालन है वो दूध के उद्देश्य से नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रकार के पशुओं का पालन किया जाता है जिससे मीट प्रोसेसिंग सबसे ज्यादा हो सके, तो मीट प्रोसेसिंग है। अब इंडस्ट्री काफी ज्यादा है, क्योंकि आयरन का बेल्ट है तो इंडस्ट्री ज्यादा है, तो इंडस्ट्री ज्यादा होने के कारण इसको स्मोक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया है, रेलवे जंक्शन है, और उसके अलावा यहाँ पर मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा यहाँ पर स्मोक सिटी हमें मिली जाती है। और ओवरऑल अगर मिशिगन की बात करें तो ये 5 ग्रेट लेक्स में कौन से नंबर पर आती है, 3rd नंबर पर आती है। तो लेक्स से ज्यादा, देखो लेक्स अगर केवल पढ़ोगे तो 1-2 पॉइंट आते हैं, तो लेक्स से ज्यादा तो हम लेक्स के आसपास का इंडस्ट्रियल एरिया, एग्रीकल्चर एरिया, इन सारी चीजों की भी हमारी स्टडी साथ में ही हो जाती है। तो ये मिशिगन झील की भी कहानी आपकी कंप्लीट हो गई। अब लास्ट बची हमारी ओंटारियो लेक। तो ओंटारियो 5 ग्रेट लेक्स की सबसे छोटी झील है। ठीक है, जैसे 5 झीलें हमने पढ़ी थी, सुपीरियर, सुपीरियर से जुड़ी हुई झील है हुरन, हुरन से जुड़ी हुई है यहाँ पर मिशिगन, और इसके बाद यहाँ से जुड़ी हुई से इरी, और इरी से जुड़ी हुई है ओंटारियो। तो ये दोनों झीलें किससे जुड़ती हैं, तो इसमें एक नहर है जिसका नाम है वेल लैंड नहर, और यहाँ पर जो नहर है उसका नाम क्या है, सू नहर। तो पहला याद रखेंगे, स्मॉलेस्ट लेक ऑफ 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलों में सबसे छोटी झील है। उसके अलावा ओरिजिन ऑफ सेंट लॉरेंस नदी, तो याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सेंट लॉरेंस नदी, तो सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहां से होता है, ओंटारियो लेक से ही होता है। और इसी ओंटारियो झील के पास में कुछ कनाडा के शहर हैं यूएसए। ठीक है, यूएसए के अंदर आपको कुछ शहर मिल जाते हैं, जैसे पहला बफेलो सिटी मिल जाती है, ये यूएस में मिल जाएगा। और उसके अलावा टोरंटो मोस्ट पॉपुलस एरिया, ये कनाडा के अंदर है, कनाडा में सबसे अधिक जनसंख्या का क्षेत्र है। उसके अलावा हैमिल्टन, ये आयरन इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो ये इसी ओंटारियो झील के आसपास के कुछ शहर भी आपको याद रख लेने, बफेलो सिटी, टोरंटो और हैमिल्टन। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो प्रमुख झीलें थी 5 ग्रेट लेक्स में पूरा कंप्लीट होता है। और कनेडियन ग्लेशियर लेक भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1-2 छोटी मोटी झीलों के बारे में हम पढ़ सकते हैं, जैसे सॉल्ट लेक की बात करें तो सॉल्ट लेक कहां पर है, सॉल्ट वाटर लेक यूएसए में स्थित है। लेक मीड की बात करें तो यूएसए में ही, याद होगा कोलोराडो नदी पर हूवर एंड बोल्डर डैम का जलाशय था। इसके अलावा हम पोवेल लेक के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पढ़ा चुका हूं, जरूरत नहीं है लास्ट में। तो इस तरीके से ये कुछ झीलें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। तो इसके साथ झीलों की कहानी भी कंप्लीट होती है। तो ओवरऑल हम नॉर्थ अमेरिका की सारी को 100% आप कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन जितना कराया गया अगर आप इतना कवर कर लेते हो तो इतने से आप अपने एग्जाम को 100% जरूर क्रैक कर सकते हो। पढ़ने की कोई लिमिटेशंस नहीं है, जितना मर्जी पढ़ लो, लेकिन ज्यादा पढ़ने से पहले कोशिश करो कि जितना पढ़ाया गया उसको बहुत अच्छे से करो। जब वो बहुत अच्छे से हो जाए उसके बाद आप एनसीईआरटी वगैरह भी पढ़ेंगे तो हर चीज आपको बड़ी इजिली से समझ में आ जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कॉन्टिनेंट के साथ, साउथ अमेरिका के साथ। धन्यवाद।